बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर कंप्यूटर की डिज़ाइनिंग कैसी हुई होती है, हम इसके अंदर इस तरह के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक का जो आज का लेक्चर है, इसके अंदर हम लोग बड़ा ही बेसिक मॉडल पढ़ेंगे जो कि पॉपुलर है, प्लस सबसे अच्छा मॉडल जो पेश किया गया था आज तक की हिस्ट्री में, प्लस जो आज के हमारे कंप्यूटर्स हैं एडवांस कंप्यूटर, वो इसी के ऊपर बेस करते हैं। ठीक है, एंड दैट आर्किटेक्चर इज़ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। अब थोड़ा सा हम पहले ये बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली द आर्किटेक्चर वर्ड मीन्स। ये आर्किटेक्चर का जो वर्ड है इसका मतलब क्या है हमारे पास। ठीक है, अब अगेन मैं आप लोगों को ये बात बताती हूँ कि ये मैटर नहीं करता कि आप लोगों को इसके कितने कॉन्सेप्ट आर्किटेक्चर का मतलब पता है या नहीं पता, लेकिन जब आप लोग जाते हैं ना एग्ज़ाम्स में अपीयर होते हैं, जब आपके इस तरह के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो फिर आप लोग बड़ी इजीली बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स या एडवांस कॉन्सेप्ट्स को फ़ौरन पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग बेसिक से लेके चलते हैं इसको। तो आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं या देख लेते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट डज दिस टर्म मीन्स। तो आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि देखें, जब भी हम लोग कोई चीज़ बनाने लगते हैं ना, चाहे वो एक बिल्डिंग है, चाहे वो एक ऑफिस है, चाहे वो एक घर है, हम लोग उसका कोई ना कोई एक आर्किटेक्चर बना लेते हैं, कोई ना कोई एक मॉडल बना लेते हैं, डिज़ाइन बना लेते हैं। और ये जो मॉडल और डिज़ाइन होता है ना, ये किसकी बेसिस पे होता है, हमारी रिक्वायरमेंट्स या हमारे ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे होता है कि हम लोग इस घर से क्या चाहते हैं, कि इसमें कितने लोग रहें, इसकी कैपेसिटी कितनी हो, इसमें किस किस तरीके से। अब देखें, एक घर जो एक फैमिली के लिए होगा वो अलग होगा, और अगर आपने एक फ्लैट्स बनाने हैं फॉर एग्जांपल, तो ऑब्वियसली उसका आर्किटेक्चर या उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो हम लोग अपने रिक्वायरमेंट्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स पे बेस करते हैं अपने आर्किटेक्चर्स को। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं ना कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में दो सबसे जो पॉपुलर हैं वो हैं दो हमारे पास आर्किटेक्चर। द फर्स्ट आर्किटेक्चर इज़ वॉन न्यूमन डिज़ाइन या आर्किटेक्चर, और दूसरा है हमारे पास हार्वर्ड का आर्किटेक्चर। ठीक है, इन दोनों में से ज़्यादा पॉपुलर ये वाला है और ये कम पॉपुलर है। अब इसकी छोटी सी एक पॉइंट है यहाँ पे, ये मैं आपको बता देती हूँ, आप अपने पास नोट डाउन कर लें। फर्दर हम हार्वर्ड के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे पास एक ही इसका डिफरेंस है, वो अभी आप देख लें, एंड देन हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। वॉन न्यूमन में और हार्वर्ड के अंदर सिर्फ यही डिफरेंस है कि हमारे पास दो चीज़ें। अच्छा, ये दोनों जो है ना, ये स्टोर्ड मेमोरी के ऊपर या मेमोरी पे इन्होंने बात की थी। ठीक है, इन दोनों ने, लेकिन डिफरेंस क्या था, वॉन न्यूमन ये कहता था, जो इसने सिस्टम प्रपोज किया था, उसने ये कहा था कि डेटा प्लस प्रोग्राम ये दोनों एक ही जगह पे होंगे, एक ही मेमोरी के अंदर। ये इसने कहा था वॉन न्यूमन ने। जब हार्वर्ड की बात करते तो हार्वर्ड ने कहा था कि जो डेटा है वो अलग जगह पे होगा और जो प्रोग्राम है वो अलग जगह पे होगा। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही ना, इस आपने आइडिया नहीं यहाँ से गेट किया, तो आप सिर्फ इतनी से एग्जांपल ले लें कि अगर मैंने करना है 3+4। अब ये जो है ना हमारे पास एक प्रोग्राम है फॉर इंस्टेंस, ठीक है, या हम लोग A+B कर लेते हैं, ये हमारे पास एक प्रोग्राम है। अब इसका जो डेटा है ना वो ये है, और ये इंस्ट्रक्शन है जो हम लोगों ने एग्जीक्यूट करनी है। इसका मतलब ये होगा कि जो 3-4 है वो, और 3+4 जो है, ये सारी चीज़ें यहीं पड़ी हुई हैं, यहीं से एग्जीक्यूट होंगी और आगे आपके पास आउटपुट आ जाएगी। लेकिन इसके अंदर ये होता था कि जिस तरह A B है, ये 3-4 है, ये इधर होता था, और जो प्रोग्राम है पूरा वो नीचे होता था। यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अलग होती थी, और जो डेटा होता था जिसके ऊपर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करनी है वो अलग होते थे। तो हार्वर्ड इस वजह से ही यहाँ एक सबसे बड़ा ये ड्रॉबैक था कि इसकी वजह से हमारा आर्किटेक्चर ठीक से काम नहीं कर रहा था, या हमारे पास डिज़ायर्ड जो चीज़ हम ऑब्जेक्टिव चाह रहे थे, रिक्वायरमेंट थी, वो पूरी नहीं हो रही थी। इस वजह से हार्वर्ड यहाँ से हो गया था कैंसिल। तो वॉन न्यूमन एक ऐसा डिज़ाइन 1965 के अंदर, वॉन न्यूमन एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था, 1945 के अंदर उसने ये बनाया था हमारे पास आर्किटेक्चर, जिसका नाम है स्टोर्ड मेमोरी प्रोग्राम। ठीक है, अब हार्वर्ड वाला मैं सारा किस्सा यहाँ से करने वाली हूँ ख़त्म। आपने बस यहाँ से ये बात याद रखनी है कि जो वॉन न्यूमन ने डिज़ाइन प्रपोज किया था इन 1945, that design was later named as stored memory program. Done?
बस ये वाली बात आपने याद रखनी है इसके अंदर। फर्दर इसका आर्किटेक्चर है, लेकिन फ़िलहाल आपने ये बात याद रख लेनी है कि इसके अंदर ये चीज़ होती है। प्लस वॉन न्यूमन ने ये कहा था कि डेटा प्लस प्रोग्राम ये एक ही मेमोरी के अंदर रिजाइड करेंगे। ठीक, एक और लास्ट चीज़ ये कि 1945 के अंदर ये आया था। बस ये 3 चीज़ें वॉन न्यूमन के हिसाब से आप लोग याद कर लें। ठीक है, अब अच्छा एक चीज़ यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन हुई थी लास्ट में, अभी क्लियर कर देती हूँ। डेट्स के हवाले से कन्फ्यूजन थी। जिन्होंने ये पूछा हुआ था कमेंट्स में कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हमारी बुक में और लिखे हुए हैं, और यहाँ पे ये देखें 9th-10th के सिलेबस की अगर आप बात कर रहे हैं ना, 9th के अंदर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिस्कस हुई है, तो आप 9th की बुक्स देखें तो जो हमारे टीचर्स हैं ना, और उनके भी टीचर्स, उन्होंने भी वो बुक्स पढ़ी हैं, और वो अभी भी वो बुक्स ये कहती हैं कि 5th जनरेशन हमारा फ्यूचर है। हालांकि हम 5th जनरेशन में अब रह रहे हैं, लेकिन स्टिल वो ये कह रहे हैं कि 5th जनरेशन हमारा फ्यूचर है, तो वो बहुत ही आउटडेटेड है। अपडेटेड वर्जन्स पे जाएं, अपडेटेड जो साइट्स हैं जो मैंने आप लोगों को ग्रुप में भी शेयर करती रहती हूँ, उन साइट्स पे जाएं, उन साइट से डेटा लें, वो ज़्यादा ऑथेंटिक है क्योंकि वो अप टू डेट है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो वैसे भी जो चीज़ें होती हैं ना, जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती हैं, वो एग्ज़ाम्स ख़ासतौर पे जो बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं कंट्रोवर्शियल चीज़ों को। जो कंट्रोवर्शियल नहीं होती उनको फिर वो इजीली वहाँ पे दे देते हैं। ठीक है जी, अब हम बात कर रहे हैं आगे। एक डायग्राम मैं ड्रॉ करने वाली हूँ, मेरे साथ साथ डायग्राम एक ड्रॉ कर लें। डायग्राम के अंदर सबसे पहले एक बनाएं आप बॉक्स, और उस बॉक्स के अंदर लिखें मेन मेमोरी। ठीक है जी, मेन मेमोरी के आगे थोड़ा बड़ा वाला एक बनाएं डब्बा। ठीक है, और इस डब्बे के अंदर आप लोग ने फर्दर डिवाइड कर देने हैं 3 हिस्से, 1 2 3, डन। और लास्ट पे जो चीज़ होती है वो है आईओ सिस्टम। आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को ये विजिबल होगा या नहीं, बट मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ आईओ सिस्टम। ठीक है, एक सेकेंड मैं देख लेती हूँ कि आप लोगों को क्लियर है या नहीं। आप लोग तब तक इसको बना लें। ओके, इट्स क्लियर। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एक सेकेंड इस आर्किटेक्चर की। इस आर्किटेक्चर के अंदर जी इसको हम लोग कहते हैं मेमोरी। ये है आईओ सिस्टम। आईओ सिस्टम अगर किसी को नहीं पता तो इनपुट आउटपुट को शॉर्ट फॉर्म में आईओ सिस्टम कहते हैं। ये हमारे पास जो है जिसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब इसके अंदर जब हम लोग इसको करना स्टार्ट करते हैं ना, आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं कि कौन सी चीज़ें क्या क्या हैं, तो आपके पास ये वाली जो चीज़ है इट इज़ ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये चीज़ है आपके पास रजिस्टर्स, और ये आपके पास कंट्रोल यूनिट CU। ठीक, सीपीयू के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि सीपीयू के अंदर यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किस तरीके से बनता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन 3 कंपोनेंट से मिलके बनता है। अगर आपको बात याद हो, थोड़ी सी मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। जब हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब हम लोग ने मेमोरी मैनेजमेंट की बात की थी, तब हम लोग ये कहते थे कि पहले सीपीयू है, फिर कैश मेमोरी है, फिर मेन मेमोरी है, एंड देन सेकेंडरी मेमोरी है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट अपने क्लियर करने हैं। एक तो ये कि जो कैश मेमोरी है वो सीपीयू से बाहर होती है, लेकिन रजिस्टर सीपीयू से अंदर होते हैं। हर मेमोरी सीपीयू से बाहर है, लेकिन रजिस्टर सीपीयू के अंदर है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो मेन मेमोरी का ज़्यादातर काम था ना उसके अंदर के प्रोसेस आ रहे हैं जा रहे हैं, वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था। फिलहाल के लिए इस कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्योंकि हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम लोगों ने इनपुट आउटपुट सिस्टम प्लस सॉफ्टवेयर प्लस इसका ये अंदर वाला काम कैसे सारा करता है ये हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उसके अंदर भी मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम वो चीज़ें आ जाती हैं। तो ये एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर डिफरेंस है ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। वहाँ पे हम ज़्यादा मेन मेमोरी की बात करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा बहुत सारा फोकस जो होगा वो रजिस्टर की तरफ होगा, CU की तरफ होगा, ALU की तरफ होगा। ठीक है, कुछ ऐसी बातें हैं जो बड़ी कॉमन सी हैं, बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, अगर किसी को नहीं आइडिया तो पता चल जाएगा। मेन मेमोरी का तो सबको पता है, इसको हम लोग रैम भी बोलते हैं, इसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, इसको हम वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। ये सारे नाम हैं जो हम लोग मेन मेमोरी को देते हैं। ठीक है, वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं इसको। अब जब हम बात करते हैं ALU की, ALU जो है ना, इसके अंदर हमारे पास सारे अर्थमेटिक प्लस लॉजिक यूनिट्स को कहा जाता है ना। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस लॉजिकल ऑपरेशन इसके अंदर परफॉर्म होते हैं। अर्थमेटिक कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड,
डन। और लॉजिक कौन से होते हैं हमारे पास, लेस देन, ग्रेटर देन, और इसके अलावा जो हम लोग नॉर और गेट्स हम पढ़ते थे वो सारे गेट्स इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं जिससे ये चीज़ परफॉर्म होती है। अच्छा जी, अब बात आ जाती है रजिस्टर की। रजिस्टर के लिए अगर मैं आपको आसान अल्फाज में कहूँ ना, रजिस्टर को आपने एक इस तरह अज्यूम करना है कि ये है वेटिंग एरिया, ठीक है, और ये है ऑफिस, ये है फार्मेसी कर लें, यहाँ पे एक और ऑफिस कर लें, ठीक है, कुछ इस तरह के हिसाब कर लें। अब आपने ये बात समझनी है कि जो बंदा यहाँ से यहाँ जाने वाला होता है ना, वो थोड़ी देर यहाँ पे ठहरता है फिर आगे चला जाता है। कोई चीज़ यहाँ से यहाँ भिजवानी है, वो थोड़ी देर यहाँ ठहरती है फिर चली जाती है, मतलब पास होती है ना, इसमें थोड़ी देर ठहरती भी होगी, थोड़ी देर रुकती भी होगी। तो जब भी इन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है ना, और कोई भी चीज़ थोड़ी देर अगर हमें रोक के रखनी है कहीं पे कि अंदर अभी टाइम है, बुला तो लिया लेकिन अभी थोड़ा सा वो बंदा अंदर बिजी है, तो क्या 1 सेकंड सर बाहर होकर मैं आपको बुलाता हूँ, तो वो जो 1 सेकंड का वेट है ना, वेटिंग एरिया में तो नहीं जाएंगे दोबारा। ये वाली एक ऐसी जगह है जो ऐसे अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, अकोमोडेट करती है ऐसे प्रोसेसेस को, ऐसे इंस्ट्रक्शंस को, ऐसे डेटा को, ऐसे प्रोग्राम को जो थोड़ी टाइम के लिए वेट कर रहे होते हैं कहीं आने जाने के लिए। ठीक है, या कोई दे देता है कि यार देखो ये वाली जो फाइल है ना, ये थोड़ी देर तुम बाहर पकड़ के रखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये किस ऑफिस में दे के आनी है, इस ऑफिस में देनी है, इस ऑफिस में देनी, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ थोड़ी देर तक। वो जो फाइल थोड़ी देर होल्ड करके हम रखेंगे वो भी हम इसी जगह पर रखेंगे। रजिस्टर बिल्कुल इसी तरह की जगह है जहाँ पे वेटिंग एरिया भी कर लें, अकोमोडेटिंग एरिया भी कर लें, पास आउट करने के लिए भी जगह रख लें, गुजरने की जगह, रुकने की जगह, इस तरह की जगह कर लें रजिस्टर। यानी यहाँ से कुछ चीज़ आई, अभी फिर एलजू कहते थोड़ी देर रुको मैं बुलाता हूँ, वो थोड़ी देर रुकेगा रजिस्टर के अंदर, फिर एलजू के अंदर चला जाएगा। एलजू सीजू की तरफ कोई चीज़ भेजने जाते हैं, वो थोड़ी देर, इससे समझ आ रही है आपको बात। ये वेटिंग एरिया इसको कर लें, या एक ऐसा एरिया जहाँ से हर कोई पास करेगा, थोड़ी देर रुकेगा, छोटे मोटे काम करने के लिए रजिस्टर यूज़ होते हैं। रजिस्टर इस वजह से यूज़ होते हैं क्योंकि हम लोग एक फ़ाइट है हमारी स्पीड बढ़ाने की। जब स्पीड बढ़ानी है हमने, तो हमारे लिए कैश, रैम, स्कैनरी मेमोरी बहुत एक मुश्किल चीज़ है, वो नहीं है इस चीज़ के कैपेबल कि हमारी कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा करें। तो उस चीज़ के लिए हम लोग रजिस्टर यूज़ करते हैं, यानी रजिस्टर्स आर यूज टू जस्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, जस्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग को इंक्रीज़ करने के लिए वी यूज़ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स के डिफरेंट साइज़ होते हैं, वेरियस साइज़ होते हैं, वेरी करते हैं अपने आर्किटेक्चर के हिसाब से। कुछ के 8 भी होते हैं, कुछ के 16 भी होते हैं, 32 भी होते हैं, तो वो वेरी करते हैं। ठीक है, उस पर आप लोग श्योर नहीं होते, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रजिस्टर यूज़ होता है दैट इज़ 16 बिट रजिस्टर। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है। कंट्रोल यूनिट भाई ये है ना कि जिसने सबको कंट्रोल करना है, जो अब्बा जी यहाँ बैठ के सबको देख रहे हैं कि कौन काम ठीक कर रहा है, नहीं कर रहा, कौन सी फाइल किधर जानी चाहिए थी, नहीं जानी चाहिए थी, कौन सा बंदा यहाँ पे आ रहा है जिसको अलाउ है, नहीं है, ऑथराइज, अनऑथराइज, उसके सारे जो ये काम गड़बड़ अंदर हो जाए तो वो उसको जो करने वाला है वो कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल करके रखते हैं हर चीज़ को, आनी जानी चीज़ को, ये चीज़ इधर भिजवानी है, नहीं भिजवानी, इसने इसके साथ इंटरेक्ट करना है तो पहले इधर से पास होकर जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है कंट्रोल यूनिट देख के रखता है उसको। ठीक है, अब एक चीज़ जो यहाँ पे है, यहाँ पे आप लोगों ने जो नोटिस करनी है, कंट्रोल यूनिट के अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यूँ करके लिख रही हूँ, जो इसके अंदर बड़े मैटर करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट मैं लिख रही हूँ यहाँ पे टाइमिंग सिग्नल, लिख लें अपने पास टाइमिंग सिग्नल, और अगला है कंट्रोल सिग्नल। ठीक है, अगर हमारे पास एक कमांड आ रही है ना, कमांड में यहाँ पे लिख देती हूँ जिस तरह a इज़ इक्वल्स टू 5, b इज़ इक्वल्स टू 4, c इज़ इक्वल्स टू a+b। अगली कमांड्स हमारे पास आ रही हैं x इज़ इक्वल्स टू 10, x इज़ इक्वल्स टू x+1, फॉर लूप भी लगा हुआ है आगे, ये सारा कुछ आकर आ रहा है। तो अब ये कंट्रोल यूनिट जो है ना, वो टाइमिंग के सिग्नल के हिसाब से ये देखेगी कि कौन सी पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी। कंट्रोल सिग्नल के हिसाब से देखेगी कि जब एक प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो अगले को वो ज़रा होल्ड करके देखेगी कि भाई तुम थोड़ी देर रुक जाओ। रुकेगा कहाँ, रजिस्टर के अंदर, थोड़ी तो तुम रुक जाओ जब तक कि मैं इसका रिजल्ट आउटपुट डिवाइसेस तक पहुंचा नहीं देता। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट इस तरह के काम करता है, इंस्ट्रक्शंस को लेके आना, कैसे इंस्ट्रक्शन किस तरतीब से आएगी, टाइमिंग सिग्नल, और कब कितनी आएगी वो कंट्रोल सिग्नल, एंड देन उसको थोड़ी देर वेट करवाते रजिस्टर में, एंड देन वो अपना सारा प्रोसेस करके बाकी इंस्ट्रक्शंस को बुला लेते हैं, तरतीब से बुलाते हैं। ठीक है, ये सारा काम कर देते हैं कंट्रोल यूनिट। अब
ये वाली तकरीबन सारी बात हो जाती है हमारे पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर। अब अगर हम मोटा मोटा कहें ना कि इसके अंदर हमारे पास टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं, तो अगर आप काउंट भी कर लें इसके अंदर, तो आपके पास तकरीबन 4 कंपोनेंट्स इसमें पूरे हो जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4। और एक अगर हम बात करें ना इसके अंदर कि ये सारे आपस में कनेक्टेड किस तरीके से हैं, तो इसके अंदर जो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट है बसेस का। बसेस ऐसे पाथ्स हैं जिनसे डेटा, सिग्नल्स, एड्रेसेस पास आउट होते हैं इसके अंदर, ठीक है, सारे गुजरे होते हैं। ये सारे अंदर गुजरने वाला जो तरीका होता है वो हमारे पास क्या होती हैं, बसेस होती हैं, ठीक है। अब हम बारी बारी मूव करेंगे, रजिस्टर्स पढ़ेंगे, बसेस पढ़ेंगे, ALU CU IO सिस्टम पढ़ेंगे। जब ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे ना, फिर आपको सही से अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना और किस तरीके से पेपर में आते हैं। इस लेक्चर में से अगर मैं आपको पेपर में बताऊँगी पेपर में कैसी चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें आ सकती हैं। CPU के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये 3 चीज़ें होती हैं। मेन मेमोरी ये इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। ALU क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, ये आ सकते हैं। हाँ, ये आ सकता है कि जिस तरह ये ऑपरेशन, नॉर ऑपरेशन, और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन बताएं कि CPU में कौन परफॉर्म करेगा, तो वो ALU परफॉर्म करेगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आती हैं। या अगर मेन मेमोरी से कोई इंस्ट्रक्शन आई है, उसने ठहरना है, तो वो किधर ठहरेगी, तो रजिस्टर के अंदर ठहरेगी। ये कॉन्सेप्ट है। फर्दर जब हम इसके आगे टाइप्स डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कौन से रजिस्टर कौन सी चीज़ होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। अभी के लिए आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर का बिल्कुल बेसिक कि किस तरीके से आपका कंप्यूटर बनना है, इस आर्किटेक्चर की वजह से हमारे रिक्वायरमेंट्स, हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं। अगर ये ना होता तो इससे हमारे ऑब्जेक्टिव्स या हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है वो अचीव ना होती, ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अल्लाह हाफिज़।